ओके। सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में है ना हम लोगों ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स को तो मतलब जो एक सिर्फ फार्मूला है उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसका जो रियल कंसेप्ट है मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड सेवेल राइट इफेक्ट एंड सारी चीजें जो है एवोल्यूशन इस चैप्टर में है। ठीक है, किस तरह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और इवोल्यूशन से हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसको हमने कहा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ओके, तो ये जो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू है ना प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये जो फंडा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसको हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी जीन पूल में जितने जीन हैं जितने अलील है वैसे के वैसे रहेंगे वो। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन तभी हो सकता है जब कोई भी आपको चेंज देखने को मिले, है ना, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो, एकदम आइडियल सिचुएशन ना रहे। तो इस कंडीशन में ही हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि है ना ये जो इक्वेशन है ये हमारा रह नहीं पाएगा। है ना, देखो अलील ये कम हो सकते हैं, मतलब ये सिर्फ देखो ये वाली चीज जो है सिर्फ दो अलील के लिए काम आती है ना। मैक्सिममली आपको भी एग्जामिनेशन में सिर्फ दो अलील वाला प्रॉब्लम आता है। बट बच्चों ये बात समझो कि जब अगर तीन अलील की बात आए तो यहाँ पे मतलब ये जो हमने किया है P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन जो है उसको हमें चेंज करके P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वन, क्योंकि तीसरा अलील आ गया ना, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एनीवे फिर भी मैं यहाँ पे ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। है ना, मैंने कहा था कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, ठीक है, या फिनोटाइप दोनों ही, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि है ना पी स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा। डोमिनेंट फिनोटाइप अगर पूछा हम लोगों को, डोमिनेंट फिनोटाइप, तो डेफिनेटली बेटा हमारा जो है ना जितने भी डोमिनेंट फिनोटाइप ही पूछ लिए तो हमें ये पूरा का पूरा, क्योंकि देखो ये भी पी स्क्वायर भी डोमिनेंट होगा, टू पी क्यू भी डोमिनेंट होगा, हेट्रोजाइगस भी डोमिनेंट है। ओनली हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के बारे में पूछा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के बारे में पूछा तो टू पी क्यू हमें सॉल्व करना है। रेसेसिव फिनोटाइप या जीनोटाइप के बारे में पूछेंगे तो क्यू स्क्वायर आपको ये लिखना है। ठीक है, अभी देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट वन रेसेसिव एलील, देखो यहाँ भी एक रेसेसिव एलील है, इसमें भी है एक, तो फिर आपको क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस पूछा गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसके ऊपर है ना हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स भी लास्ट क्लास में देखे थे, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ मैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, सेवेल राइट इफेक्ट, रैंडम मीटिंग, नॉन रैंडम मीटिंग, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सही है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट या तो फाउंडर्स इफेक्ट, ये सारी हम लोग चीजें एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ उसका एक जो फार्मूला बेस्ड जो कैलकुलेशन है उसको देखा है। बात क्लियर हो रही है? फिर भी आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या फैक्टर्स, मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्या क्या फैक्टर्स है जो हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना जैसे दिया है सिलेक्शन। अब यार सिलेक्शन एक पॉइंट दिया है जो कि इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों म्यूटेशन। ठीक है, देखो सिलेक्शन का मतलब है नेचुरल सिलेक्शन, है ना। अभी सपोज एक पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीन अलील है, अगर नेचर ने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया और इन दोनों को सिलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली बेटा ये तो इलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द, यहाँ पे हम लोग कंसेप्चुअल नहीं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेटिव वेज में ही सबकी चीजें देख रहे हैं।
म्यूटेशन हुआ तो बेटा नया है ना एलील ऐड होने के चांसेस होते हैं, पॉसिबल है कि देयर मे बी एन एडिशन ऑफ द अनदर एलील, सो इट विल आल्सो चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी। देन सपोज देयर इज अ माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन होता है तो देखो एक पॉपुलेशन को आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि बेटा वो थोड़ा बहुत जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो जीन फ्रीक्वेंसी कैन बी अल्टर्ड बाय द माइग्रेशन, माइग्रेशन होगा मतलब जीन फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अलील्स ट्रांसफर होके आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, नए अलील आने के चांसेस कम है बट कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये चांसेस है। बट इसको भी हम लोग ये जो है जीन फ्लो वाला कंसेप्ट है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल जो है हम लोग पढ़ेंगे इन इवोल्यूशन चैप्टर, ये एक्चुअली कंसेप्ट ही पूरा इवोल्यूशन का है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे आता है जेनेटिक और रैंडम ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल अगर पॉइंट यहाँ बताना चाहूँ कि किसी भी पॉपुलेशन को अगर आप ज्यादा दिनों तक टिका के रखना चाहते हो तो वो पॉपुलेशन बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उसमें से 10-15 इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाए एक साथ तो भी उस पॉपुलेशन का उतना ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं। बट अगर सपोज एक बहुत छोटा सा पॉपुलेशन है, अब उसमें बहुत छोटे पॉपुलेशन में शायद 50 ही इंडिविजुअल वहां पे रहते हैं और एकदम कोई कैलामिटी आ गई, कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो बेटा ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, मतलब इसमें जो भी जीन है अलील है वो एकदम से खत्म हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ना लॉस ऑफ द अलील्स बाय ए चांस, बाय ए एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये प्योर चांस के ऊपर डिपेंड है, सडनली आपको दिखाई देगा, तो इसके भी बेटा हम लोग इसको ही हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। सडन लॉस आपको देखने को, जैसे म्यूटेशन में सडन अपीयरेंस हो सकता है ना, वैसे बेटा यहाँ पे सडन लॉस होगा बहुत सारे अलील का और कंप्लीट जेनेटिक पूल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि माइग्रेशन उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, क्यों है, क्योंकि माइग्रेशन क्यों अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस ये एक एक्चुअली टू वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है मतलब जब आप एक पॉपुलेशन से एलील निकालते हो तो दूसरे पॉपुलेशन में वो एलील चला जाता है, ठीक है, वो जमा होता है, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि उस अलील का लॉस हो गया, आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये अलील अचानक से नया आया है, ये सादा सादा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अलील अपनी पोजीशन बदल सकता है, ठीक है। सो लार्ज स्केल पे ये ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, स्मॉल स्केल पे इसका हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं। नाउ देखो सडन चेंज इन जो भी ड्रिफ्ट हमें देखने को मिलता है, सडनली अगर पॉपुलेशन, मैंने कहा ना छोटे पॉपुलेशन में आपको ज्यादा बेटा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो जो भी सडन चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, उसको ही हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। सो एनी रीजन की वजह से बेटा ये ड्रिफ्ट। ओके,
तो मैं यही पॉइंट कह रहा था कि जब हम लोग इवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तो ये सैम्पलिंग एरर वगैरह क्या चीजें हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में और प्रॉपर एग्जांपल के साथ में बेटा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या आपको आवाज आ रही है बेटा अभी? यस, कैन यू हियर? यस बच्चों? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ देखो, हम लोग जीन मतलब ये जो भी है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने एक चीज जानबूझ के स्किप की है, वो क्या है? वो है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का, है ना, ड्रोसोफिला वाला। वैसे मैंने उसको स्किप नहीं किया, मैंने यहाँ पे अलग ढंग से उसको बताया है, बट जब तक वो डायग्राम ओपन करके वो मैं आपको दिखा नहीं देता तब तक के लिए, ठीक है? बस उसमें आपको एक दो चीजें याद रखनी है कि दो जो जीन हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। वी विल स्टडी द थिंग्स, यू नो। सो चलो थोड़ा सा हम लोग बात करते बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में। वो क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। देखो, हमें है ना प्रोबेबिलिटी बहुत बार देखने को मिलता है इन एग्जामिनेशंस भी, कभी कभी, है ना। देखो, नीट लेवल पे उतने ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते प्रोबेबिलिटी वगैरह के, ठीक है? बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो दो प्रकार के, हमें कुछ बहुत ज्यादा मैथमेटिकल लेवल पे जाना नहीं है। टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर देयर, दो प्रकार की प्रोबेबिलिटीज है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो, मैं दो एग्जांपल बोलता हूँ। एक एग्जांपल है कि एक कपल है, उनको एक बच्चा हुआ है, मतलब एक ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, एक ही पैदा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे, पूछेंगे बताओ वो लड़का है या लड़की है। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा, तो ये आंसर, इसका सिंपल प्रोबेबिलिटी पूछी है हम लोगों ने, तो हमें आंसर मिलेगा इधर ये तो 1/2 1/2, है ना, दो में से एक चांस है। लड़का लड़की ये दो चांसेस है, उसमें से एक कोई भी, है ना, जेंडर उसका हो सकता है, ऐसा हमने कंसिडर किया। फॉरगेट अबाउट द इंटरसेक्स एंड दैट, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, ठीक है? बाय निग्लेक्टिंग दैट कंसेप्ट, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द जेंडर ऑफ, है ना, और मेल और फीमेल, दैट्स इट, ठीक है? देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट? द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। अभी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का मतलब ऐसा होता है कि एक कपल है, उनको 5 लड़के बच्चे हैं, मतलब 5 ऑफस्प्रिंग्स है। अब 5 में से 3 लड़कियां हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आपको यार यहाँ पे, है ना, 5 सिंपल प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करना है, बराबर है ना? है कि नहीं? हर बार ये प्रोबेबिलिटी है लड़का या लड़की पैदा हो सकती है, बट आप लोग पूछ रहे हो कि 5 में से 3 लड़कियां हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आपको समझ में आती बात, ठीक है? तो यहाँ हमें लोगों को इसीलिए दो वेज के बारे में बात करना है। पहली बात है, देखो, सिंपल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इवेंट। कोई भी एक सिंगल इवेंट, एक बच्चा पैदा हुआ, एक ऑफस्प्रिंग, ठीक है? तो सिंपल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इवेंट, अ केस एट अ टाइम, सिंगल टाइम पे एक केस, एक टाइम पे हम लोग बात करते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, m/n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है? सो m/n। नाउ देखो, m/n का मतलब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेशल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये उसका फॉर्मूला है। बहुत आसान है ना, आप आराम से समझ सकते हो। और नंबर ऑफ स्पेशल केसेस क्या चीज है और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या चीज है? लेट्स सी। देखो, अभी अगर हम लोग समझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन इवेंट, अगर हम लोग देखेंगे, मतलब, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन इवेंट, मोर देन वन इवेंट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, या तो ज्यादा केसेस को एक साथ एट ए टाइम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे देखो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो है n एक्सपेंशन, यहाँ पे देखो x1 then x2, this is what the p raised to the power x1 and then p, ये है, ठीक है? नाउ देखो, यहाँ पे हमें बहुत सिंपली देखने को मिलता है n क्या है? n इज अ टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है? जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सब हमें फॉर्मूला भी समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस, दूसरा है x1 क्या है? नंबर ऑफ फर्स्ट केस, x2 नंबर ऑफ सेकंड केस, p सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट केस, और q है सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड केस, ठीक है? नाउ सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, यहाँ पे आप समझ लेते हैं। देखो, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3
male and 2 female children in a 5 children's of a family. अब एक फैमिली है, ठीक है, एक सिंगल फैमिली है, उस फैमिली में है ना 5 चिल्ड्रन है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि 5 में से 3 मेल हो और 2 फीमेल हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलेगी? तो देखो, हमें सबसे पहले समझना है कि दो है ना, फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं कि फर्स्ट केस है लड़का पैदा हो सकता है, सेकंड केस लड़की पैदा हो सकती है, ये चीज है। तो बेटा लड़का पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाफ है, लड़की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो यहाँ हमारे लिए P की वैल्यू बेटा 1/2 है और Q की वैल्यू ऑल्सो 1/2 है। समझ रहे हो ना, फर्स्ट केस हम लिया लड़का पैदा होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है लड़का पैदा, नंबर ऑफ द फर्स्ट केस, नंबर ऑफ फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट केस बॉय पैदा होने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है 3 लड़के हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने दिया है 3, नंबर ऑफ फर्स्ट केस इज 3 मतलब लड़के बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड केस गर्ल्स पैदा होने की प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब 2 होने के चांसेस उन्होंने पूछे हैं। तो हमारे पास सारे नंबर आ चुके हैं और एक नंबर दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे दी गई है 5, टोटल नंबर ऑफ है ना 5, ठीक है। अब बेटा इसका मतलब तो आप समझते हो, इफ आई विल राइट डाउन लाइक दिस, इसको हम क्या लिखते हैं, व्हाट इट इज, ये क्या चीज है ना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, दिस कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये है, ये सर नो, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, श्योर। सो वन थिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हियर, तो जैसे ही हमने फार्मूला देखा है, फार्मूला हमें दिखाई दे रहा है, देखो दिस इज n, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हम लोगों ने 5 की वैल्यू पुट की है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ there is what the 3 and then 2, ठीक है। so x1 and x2, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को ये जो चीज दी है p x² + q, तो हमें वही लिखना है 1/2 raised to the power 3, 1/2 raised to the power 2। तो p का raised to the power x1, q का raised to the power x2, and yes there is a solution in front of you. So what is the probability of, say, find out the probability. So we got this probability 5/16, 5/16, yes or no, है ना। सिंपल केस में देखो कुछ भी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस मतलब क्या हो सकता है, या तो लड़का पैदा होगा तो भी 1 है ना, लड़की पैदा होगी तो भी 1 है, बट किसमें से नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने बेटा 2, टोटल केसेस क्या है, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, दैट्स इट, सिंपल प्रोबेबिलिटी ये है। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू नो, ये तो आसान है ना। आपके पास 10 आम है, 10 है ना, 10 आम है ना, मैंगोज है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें से कि है ना हर एक पका हुआ होना चाहिए, व्हाटएवर मे बी द क्वेश्चन वी कैन आस्क, ठीक है। अब ये देखो, मतलब अगर ऐसा है, मतलब जैसे भी हम लोग इसको सोचे, ठीक है। अब यार टोटल नंबर ऑफ केसेस मुझे कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आ गया, जो मैंगो वाला क्वेश्चन पूछा, बट मैंने पूछा कि आपके पास एक आम है, वो पका हुआ होने के या कच्चा होने के कितनी प्रोबेबिलिटी, सिंपल है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो सकता है पक्का हुआ या तो हो सकता है, या हम लोग कॉइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मुद्दा यहाँ पे है कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, हाउ टू अप्लाई। जैसे ही आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, आपके लिए बेटा ये आसान हो गया है ना, नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नाउ सी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉर्मल and 2 albinic child in a 4 children of a family, करके दिखाओ तो। What will be the probability of 2 normal and 2 albinic child in a 4 children of a family? तो ऑब्वियसली बेटा आपको 2 नॉर्मल दिया गया है, मतलब फर्स्ट केस है ना, the value of x1 is given, then another value of x2 is given, this is what the total number of cases is given, that is n की भी वैल्यू दी है, ठीक है। अब आप क्या है ना, बताओ आंसर बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉर्मल एंड 2 albinic children
a child in 4 children of a family. तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पी एंड क्यू। पी की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? अल्बिनिज्म इज ए, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो नॉर्मल बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है और अल्बिनिक बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। यस और नो? यस बच्चों, है ना? अरे समझ रहे हो ना? तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the normal is a 3/4 and the simple probability of getting of alginic because it is an autosomal recessive disorder, है ना? कैपिटल ए आया तो भी नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे तो भी नॉर्मल होगा, स्मॉल ए आया तो ही अल्बिनिक होगा। अब आपको पता है सब कुछ, सारे वैल्यूज पता है, तो कैलकुलेट एंड गिव द आंसर। दो आंसर, जवाब दो। तो मैंने बता दिया ना अभी पी की, बाकी तो सारी वैल्यूज दी है, एवरी वैल्यू इज गिवन, n की वैल्यू दी है, x1 की वैल्यू दी है, x2 की वैल्यू अवेलेबल है, सिर्फ p और q की चाहिए थी, वो भी हमें मिल गई, 3/4 एंड 1/4। यस और नो? सो इफ वी सॉल्व इट, इट्स सिंपल। अभी कैलकुलेशन का जो है चीज बच गई, बाकी तो कुछ नहीं है ना? सो दिस इज अ सिंपल थिंग। सी अल्बिन इज अ रेसेसिव, तो कैपिटल ए नॉर्मल होगा, कैपिटल ए नॉर्मल होगा, स्मॉल ए नॉर्मल। ये तो पहले पढ़ाया भी है मैंने। तो रेशियो 1:2:1 आता है, मतलब नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होगी, अल्बिनिक की 1/4। सो दिस इज व्हाट द वी, है ना, द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। आपके सामने बेटा ये है x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ केसेस दी गई है 3/4 raised to the power 2, 1/4 raised to the power 2, and if you solve it, the answer will be this one. Done, है ना? It's not that much big issue. तो ये जो प्रोबेबिलिटीज आती है डेफिनेटली बेटा बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटीज आती है जो उसका नंबर बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है? सो ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी अल्बिनिज्म की, नॉर्मल की सिंपल प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 आ रहे हैं ना आपके पास में, ठीक है? उसमें से 3 हो सकते हैं नॉर्मल, 1 हो सकता है अल्बिनिक। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। सिंपल प्रोबेबिलिटी तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करके ना वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल in the 3 children of a family. How you calculate? Any one of you can tell me. बोलो। Find out the probability of at least। यहाँ पे वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेटा? At least। Find out the probability of at least one girl in the 3 children of a family। अभी 3 चिल्ड्रन है, 3 में से एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढ के निकालनी है। तो इसका मतलब है कि तीनों ही लड़कियां होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एटलीस्ट बोल रहा है ना, समझ रहे हो, है ना? ये आंसर दिया है भाई साहब ने 1/8। एनीवन वांट टू अनदर? किसी को और भी कोई अलग आंसर देना है क्या? देखो एटलीस्ट का मतलब क्या है ना? एटलीस्ट का मतलब ये हो सकता है कि एक गर्ल और 2 बॉयज हो। एटलीस्ट का मतलब है बच्चों, है ना, 2 गर्ल्स और 1 बॉय हो, है ना? तब भी एक तो गर्ल है ही, या तो तीनों ही गर्ल्स हो, ये पॉसिबल है ना? ठीक है, अगर सिर्फ एक ही कम प्रोबेबल एक ही चीज को आप कंसिडर करते हो तो फिर आपका तो, है ना, प्रॉब्लम है। सो जस्ट इफ यू सी चांस इवेंट, है ना, यहाँ पे हमें देखो प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिलता है, ऑब्वियस, बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना? तो देखो ये वाली चांस, इसका क्या है, मतलब तीनों गर्ल्स हो, है ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो 1/8 ये हो सकता है, ये तो सीधा सीधा आएगा। बट 2 लड़कियां बॉयज और एक लड़का हो, गर्ल हो, ठीक है, बॉय हो, तो ये कैसे प्रोबेबिलिटी? देखो 3 है, टोटल नंबर हमें 3 दिया है। फर्स्ट केस हमने गर्ल को ले लिया तो 2 आ गया, सेकंड केस हमने, है ना, बॉय को ले लिया 1 आ गया। तो देखो हर बार गर्ल होने की पॉसिबिलिटी हाफ होती है,
बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, तो 1/2 रेज़ टू द पावर x1, 1/2 रेज़ टू द पावर 1 x2 की वैल्यू। तो ये हमारा आ गया बेटा 3/8। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कि 2 लड़कियां और 1 लड़का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। तीनों ही लड़कियां हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि तीनों गर्ल है, वो तो 1/2 इंटू ए ही होगा, डायरेक्ट है। बट एक लड़की हो 2 लड़के हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगेन बेटा वही चीज हम लोग करेंगे, है ना। अभी देखो गर्ल्स, एक गर्ल है और 2 लड़के हैं, तो अभी बेटा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/8 आ जाएगी। यू कैन सी दैट, मतलब हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज मिली। एक आया बेटा 1/8, एक आया 3/8, एक आया 3/8। यस, है ना, ये तीनों चांसेस है। पहले तो ये बात हमें क्लिक होनी चाहिए बच्चों, एटलीस्ट लिखा है। ठीक है, अभी जैसे मैं इस क्वेश्चन को ये पूछता कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑल द गर्ल्स इन द 3 चिल्ड्रन, है ना, मतलब ऑल दी ऑल दी क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रंस आउट ऑफ 3, ठीक है, विल बी गर्ल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तेरा आंसर था पहला वाला, तीनों ही गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है। करेक्ट है कि नहीं, है ना। अब यहाँ एटलीस्ट बोला है, तो यार हमको तो ये पूछना है कि वो सारी पॉसिबिलिटी को लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है, सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, है ना। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वे बियॉन्ड। नाउ दिस इज व्हाट, इसके बारे में सोचना ही नहीं है हमने। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि पूछा ही है कि यार मतलब एटलीस्ट 1 गर्ल हो, तो यहाँ तो वही कि एक भी गर्ल नहीं है, तो इसके बारे में सोचो ही मत, डोंट थिंक अबाउट दिस। तो फिर हम लोग देखो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल, तो यहाँ पे जो है ना 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, द आंसर शुड बी 7/8। क्लिक है, सबको समझ में आया? ठीक है, अगर सारे इवेंट एक साथ आते हैं ना, मतलब सारे इवेंट आ गए, हमने क्या बोला है, ठीक है, हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया, बराबर है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमको मिली, अलग अलग कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज हमें मिली है ना। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जब हमको बहुत सारी मिलती है, तो that is the different way, you can do the things, Varun, you can do the things, but if you are sure about the things, अभी पहले तो पता तो हो कि कैसे सॉल्व हुआ है, पहले ये तो समझ में आए कि यार ये, मतलब आप 7/8 लिख दोगे और आपको पता ही नहीं कि क्या है, just 1 - 1/8 you can do, why not, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। बट पहले तो पता तो हो कि क्या मामला क्या है। So anyway, the thing you have to solve this way, देखो, when all the events come together, then multiply the probability, है ना। तो ये देखो, ये हमने किया ऐसे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक जैसी प्रोबेबिलिटी। व्हेन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने एडिशन करना शुरू किया, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब जैसे कि उन्होंने पूछा होता बताओ सारी ही गर्ल होती, तो फिर ये देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल प्रोबेबिलिटीज को। बोला है कि नहीं नहीं कुछ तो है ना, सिर्फ एक ही गर्ल हो इसकी, तो ये देखो हमने, है ना, हमने क्या, व्हेन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब वन ऑफ द कॉम्बिनेशन आने के चांसेस अगर आपको पूछना है तो एडिशन करना पड़ेगा। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, सादी बातें बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं, ये फार्मूला आपको सही ढंग से समझना है। द फार्मूला इज दिस, ठीक है, ये फार्मूला है आपके सामने। इस फार्मूला को आपको बिल्कुल सिंपली समझना है, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, ये सारे जो आपके एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखे हैं एन ये सब, और ये बिल्कुल आपको ये दिखना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, सो लेट्स सी, जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या तो आप प्रॉब्लम्स लो, मैं तो ये बोलता हूँ कि ब्रिंग द प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, और आई विल गिव यू, देयर इज, है ना, देयर इज नो अदर वे। तो ये हुआ बच्चों हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है। मैंने लास्ट क्लास के नोट्स आपको नहीं भेजे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ही पोर्शन था इसमें अटैच्ड, तो ये एक साथ मैं आज आपको भेज दूंगा, आई विल सेंड यू टुडे। ठीक है, नाउ
बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब कुछ क्रोमोसोमल बेसिस के लिए था, सब है ना। बट इसमें एक और पॉइंट है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पेडिग्री के बारे में भी पढ़ा, तो इसमें है ना बच्चों एक और मुद्दा है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और वो है बच्चों म्यूटेशन का। इस चीज का है, म्यूटेशन वाला मुद्दा है जो हमें समझना पड़ेगा। तो नाउ इफ यू थिंक हियर दैट, जब भी हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये भी मैं आपको आज भेज दूंगा, आई विल सेंड दिस एंटायरली थिंग। देखो ह्यूगो डी व्राइज 1901, ठीक है। तो अरे ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूगो डी व्राइज के बारे में। बहुत सिंपल, देखो म्यूटेशन है, ह्यूगो डी व्राइज 1901, a sudden inheritable discontinuous variation which appears in an organism due to permanent change in their genotype। म्यूटेशन क्या है ना। म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है, सडन, और दूसरा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेबल चेंज। म्यूटेशन इनहेरिटेबल हो सकता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, ठीक है। और वो सडनली आ सकता है, जो एक तो परमानेंट चेंज करा देगा उसके जीनोटाइप में। अब ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन हुआ तो उसका फिनोटाइप आना ही चाहिए अलग से। इज इट क्लियर? द म्यूटेशंस कैन बी साइलेंट, है ना, जरूरी नहीं हमेशा वो चेंज करके आपको कुछ दिखाए। बट जब भी हम म्यूटेशन ये वर्ड देखते हैं तो इसके दो लेवल को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली म्यूटेशन जिसको कहते हैं वो जीन म्यूटेशन है या पॉइंट म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन है या तो पॉइंट म्यूटेशन है, चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है जिनको हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं, है ना, खास करके इनको म्यूटेशन कहना मुश्किल है, बट फिर भी हम लोग उसको म्यूटेशन कंसिडर करते हैं। तो दोनों लेवल पे हम लोगों को समझना पड़ेगा, या तो क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है या तो जीन में, मतलब हम मेंडेलियन लेवल पे चेंज देख रहे हैं तो जेनेटिक म्यूटेशन है। और यहाँ पे अगर हम देख लो तो क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, तो क्या होगा, चेंज ऑकर्स इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। अचानक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बदल जाती है, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ द जीन विदाउट चेंज इन प्लॉइडी। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अचानक से क्या, देखो एक क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज ए लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे, बेटा यहाँ पे देखो ये हमने क्रोमोसोम बना दिया, तो यहाँ पे बच्चों बहुत सारे क्या है, देयर आर लॉट ऑफ जीन्स एंड प्रेजेंट इन अ लीनियर सीक्वेंस, ठीक है। अगर सपोज यहाँ से टूट गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बेटा यहाँ ऊपर जो इस आर्म में जितने जीन है वो तो लॉस हो जाएंगे, दे विल बी लॉस्ट। दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम लोग सबसे पहले सिर्फ क्रोमोसोमल एबरेशन की तरफ फोकस करते हैं, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। इसमें दो मुद्दे हैं, यहाँ पे हो सकता है या तो क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए, ठीक है, या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाए, ठीक है, दो बातें हैं, या तो नंबर या तो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो ये हम लोग बाद में देखते हैं, मतलब आज ही के क्लास में, इसके बाद में पहले नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोप्लॉइडी, हेटेरोप्लॉइडी हो जाएगी, मतलब प्लॉइडी के ऊपर इंपैक्ट होगा। प्लॉइडी तो आपको समझते हैं क्या मतलब है, कितने सेट है ना क्रोमोसोम के एक किसी भी सेल में, उसको हम लोग प्लॉइडी कहते हैं, नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्लॉइडी या तो हैप्लॉइडी। ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको मैंने बहुत बार आपको बताया कि उसे एक्चुअली हम लोग मोनोप्लॉइडी कहते हैं। हैप्लॉइडी बाय डिफॉल्ट आ जाता है वो, क्योंकि बहुत सारे सेल डिप्लॉइड है इसीलिए, ठीक है। दूसरा है कि नंबर आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म कंटेन सेवरल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है n है, वैसा ही पॉसिबल है 2n है,
3n है, 4n है, एनीथिंग। तो ये मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड है ना, ये चला आगे, ये चला आगे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स बेटा सेट, एक सिंगल सेट रिप्रेजेंट हो सकता है, वो पॉलीप्लॉइडी कहलाई जाती है। एक्चुअली पॉलीप्लॉइडी ही प्रॉब्लम है, एबरेशन ला सकता है इन एट द नंबर लेवल। नाउ अंडरस्टैंड हाउ द नंबर कैन चेंज। ठीक है, इसमें दो प्रकार है बच्चों, और यहीं पे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा ध्यान से अब इस चीज को समझ लो। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है बच्चों यूप्लॉइडी। अभी यूप्लॉइडी बहुत आसान है। यूप्लॉइडी का मतलब है, मान लेते हैं मेरे पास में एक कोई भी सेल है ना, उसका जो एक क्रोमोसोम सेट है, जैसे ह्यूमन बीइंग है उसमें 23 क्रोमोसोम है, तो ये हो गया n। फिर से बेटा उसमें और 23 आ गया तो बन गया 2n, और आ गया तो बन गया 3n। मतलब सेम सेट बार बार रिपीट होते चले जाना, इसको ही हम लोग यूप्लॉइडी कह सकते हैं, यूप्लॉइडी कह सकते हैं। मान लेते बेटा ये है टोमेटो का प्लांट, ये है बेटा पोटैटो का प्लांट। बड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, टोमेटो का प्लांट है, इसमें इसका 22 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम मतलब ये 2n है। ठीक है, पोटैटो का प्लांट है, मान लेते इसमें 24 क्रोमोसोम 24। ये नंबर सही नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, बस समझाना चाहता हूँ। अब हमने इनका बेटा हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जबरदस्ती का, और हमें एक प्लांट मिला जो कि ये 2n है, ये 2n है, और हमें मिला बेटा 4n। बट इसमें जो सेट्स है 20 ये भी है और 24 ये है, तो क्या बेटा सेम सेट रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं, ये सेट दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। तो इसको मैं क्या कहता हूं? एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी मतलब ये 4n जरूर है, ये 4n है, टेट्राप्लॉइड है, बट इसमें जो क्रोमोसोम के सेट्स है वो एक जैसे नहीं है। तो इसको मैं बोलता हूं, इसे क्या बोलता हूं मैं? एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब ये है, मतलब सेम सेट बार बार रिपीट होता चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। सो द पॉलीप्लॉइड्स इन विच द क्रोमोसोम सेट्स आर नॉन होमोलॉगस। ठीक है, नॉन होमोलॉगस आप देख सकते हो, ये देखो ये वाले दो होमोलॉगस है, ये दो है ना, बट ये है ना, ये मैच ही नहीं कर रहे। ये टोमेटो के दो सेट आ गए और पोटैटो के दो सेट आ गए, हम लोगों ने बना दिया पोमैटो। अब पोमैटो डेफिनेटली बेटा एक एलो टेट्राप्लॉइड है, एलो टेट्राप्लॉइड, क्योंकि उसमें दो अलग अलग सेट है, बट है तो चार है ना, चार तो सेट है ही, चाहे अलग अलग। अब ये ह्यूमन बीइंग का सेल हम लोगों ने बनाया, ये ट्रिप्लॉइड है, बट इट इज एन ऑटो ट्रिप्लॉइड। ऑटो ट्रिप्लॉइड का मतलब है सेम सेट इज रिपीटिंग, है ना, बराबर है। अब माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है मतलब एक ह्यूमन बीइंग का सेल है, उसमें बेटा 23 क्रोमोसोम है, इसका माइटोसिस हो रहा है। तो उसने एस फेज में क्या कर लिया, एक इस 23 की भी एक कॉपी बना ली, और दूसरे वाले 23 ने भी अपनी कॉपी बना ली। मतलब एस फेज हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का कंटेंट 4C प्रेजेंट है, 4C प्रेजेंट है। हमने क्या किया, उसके ऊपर कोल्चिसिन डाल दिया। कोल्चिसिन इज अ माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन। तो जो माइटोसिस का जो स्पिंडल बनता है, जिससे क्रोमोसोम अलग होते हैं, हमने कोल्चिसिन डाला तो स्पिंडल बना नहीं, स्पिंडल नहीं बना तो ये क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हुए। तो क्या हुआ, हमें एक ऐसा सेल मिला जो कि टेट्राप्लॉइड है 4n, बट सारे एक ही जैसे हैं, इसीलिए ये ऑटो ऑटो पॉलीप्लॉइड है। तो बेटा लाखपति की एक बात बड़ी सिंपल समझना है, पॉलीप्लॉइडी का मतलब है 2n से ज्यादा प्लॉइडी होना, वो पॉलीप्लॉइडी है, चाहे 3n हो 4n हो। बट अगर सेट एक जैसे ही हो सारे, ठीक है, एंडो डुप्लीकेशन की वजह से बने हो, तो उसे हम लोग ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि ये है, ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है, क्योंकि इसमें एक जैसा ही क्रोमोसोम का सेट रिपीट हो रहा है, अलग नहीं है, कहीं बाहर से लाया नहीं है, उसी का क्रोमोसोम है जो रिपीटली बेटा आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हमने टेपिटम के बारे में पढ़ा, टेपिटम यू नो द टेपिटम, यू नो, है ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा, टेपिटम इज ऑलवेज पॉलीप्लॉइड। तो ना वो हमेशा ऑटो पॉलीप्लॉइड होगा यार टेपिटम, क्योंकि उसमें कहीं बाहर से थोड़ी आता, वो खुद ही अपने है ना मल्टीपल कॉपीज बना लेता है।
तो सेम वे यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि एलो पॉलीप्लॉइड हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से बना सकते हैं, खास करके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसका एक सोमैटिक सेल लिया, इसका सोमैटिक गैमेट नहीं बनने दिया, ये डिप्लॉइड दोनों को कर दिया फ्यूज। ठीक है, ये बन गया 4n, बन गया कंफ्यूज। ठीक है, बहुत सिंपल है। बट ये है एलो टेट्राप्लॉइड, ये है ऑटो टेट्राप्लॉइड। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा एनलार्ज करते हैं। देखो एलो पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है। The polyploids in which the chromosome sets are non-homologous and are derived from two different species। दो अलग अलग स्पीसीज से या दो अलग अलग वैरायटीज से वो आए हैं, तो उसे हम लोग एलो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या है? द पॉलीप्लॉइडी इन विच ऑल द क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस and these are produced by the treating cells with the colchicine। मतलब वो एंडो डुप्लीकेशन से बना हुआ है। ठीक है, किस चीज से बना है बच्चों? एंडो डुप्लीकेशन से बना है। आर यू श्योर? कोई प्रॉब्लम है क्या? पूछ लो भैया। है ना? अभी बेटो इसके बारे में क्वेश्चन आता है रे तुम्हारा, क्या बोलते हैं, वीट के बारे में। वीट जो है, हम लोग आजकल जो गेहूं खाते हैं, है ना, वो क्या है भाई? ठीक है, वो एक बेटा हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड। बट किस प्रकार का हेक्साप्लॉइड है? ठीक है, क्या वो कॉमन है, मतलब एक जैसा ही होता है क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने, है ना, वीट को डेवलप किया है अलग अलग प्रकार के, है ना, राय और सीरियल, इनके इनके बीच में क्रॉसेस करा करके हमने वीट की आज की वैरायटीज को डेवलप किया है। मतलब उनके दाने जो होते हैं, ग्रेन्स, वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो बेटा वो क्या है, मतलब इज इट ऑटो हेक्साप्लॉइड और ए एलो हेक्साप्लॉइड? ठीक है, एलो है या ऑटो है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। बट बाकी ये समझ में आ गया मैंने जो लिखा है यहाँ पे, है ना। तो दिस को इसको मैं मिटा देता हूँ, जस्ट आई विल रिमूव दिस वन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, कोई इशू नहीं है। चलो, सो देखो, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, है ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा कि वीट क्या है भाई। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द वीट, तो व्हाट इज वीट? देखो हमारे पास वाइल्ड जो भी ग्रासेस थे, ठीक है, गोट ग्रास जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको बेटा हम लोगों ने एक अलग ही प्रकार की वीट वैरायटी है उसके साथ क्रॉस करा दिया, है ना। तो वीट के साथ हमने क्रॉस किया तो हमें ए बी इस तरह से हमें वैरायटीज मिली। ठीक है, if you know want to know, I will just write it down, you know। ये जो प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं एजिलोपस, ठीक है, जिसमें एक्चुअली हम लोग कंसिडर करते हैं बी बी, मतलब इसका जो 2n इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, इट्स 2n प्लांट, है ना, 14 14 क्रोमोसोम है। उसको बेटा हम लोगों ने ट्रिटिकम नाम का जो प्लांट है हमारा, है ना, ट्रिटिकम, जो वाइल्ड वीट वैरायटी थी ना, उसको हम लोगों ने क्रॉस करा दिया। उसमें उसको हम उसका जीनोटाइप हमने ए लिखा, तो वो भी 14 ही क्रोमोसोम है, इज इक्वल टू 2n। ठीक है, अब इनका एक तो ये हाइब्रिड बना दिया। अब ये हाइब्रिड जो मिला उसमें आया ए एंड बी, ये ए बी आया, मतलब एक्चुअली है तो 2n बट 14 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो हम लोगों को एक ऐसी वैरायटी मिली जो कि हाइब्रिड है। आपको समझ में आया? इसका एक हैप्लॉइड आया, इसका हैप्लॉइड आया, ए और बी आ गया, दोनों के एक एक सेट हमारे पास में आ गए।
ठीक है, दैट्स इट। तो हमने क्या किया भाई, इसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है, कोल्चिसिन के साथ में अगर हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया, मतलब जो हमें ट्रिटिकम की वैरायटी मिली है ये गेहूं की, और जब इसका हमने ये कर दिया ट्रिटिक है ना वैरायटी, देखो A A B B हमें मिल गया क्योंकि हमने इसका कोल्चिसिन के साथ ट्रीटमेंट किया। तो सेम प्लांट ये बन गया बेटा ऑटो टेट्राप्लॉइड, हो गया ना ये ऑटो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ट्रिटिकम टर्जिडम नाम रखा था। दैट्स इट। ठीक है ना, इसी से फिर आगे चल करके बेटा है ना बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेशन करके इससे एक है ना टर्जिडम की एक ड्यूरम व्हीट आई, मतलब ड्यूरेबल प्रॉपर व्हीट की जो है वैरायटी आई। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, एक और वाइल्ड गोड ग्रॉस जो है उसका हमने इसके साथ क्रॉस करा दिया, एक और फिर हम लोगों ने वाइल्ड गोल्ड गोड ग्रॉस लिया यही। ठीक है, एजुलॉप्स को। अभी इसका डी डी मतलब अलग प्रकार का जीनोटाइप है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेशन से हमें ये है ना, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम टर्जिडम। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग्स हम लोग खाते रहते थे। ये सिर्फ टेट्राप्लॉइड है तो इसके दाने इतने बड़े नहीं थे। तो फिर हमने क्या किया भाई, ये वाला एक स्पीसीज लिया जिसमें भी 14 क्रोमोसोम है। ठीक है, डायरेक्टली बेटा इन तीनों को हम लोगों ने मतलब इसका और इसका क्रॉस करा दिया, इनका और इसका क्रॉस जैसे ही हमने कराया हमें मिला ABD। ABD का बेटा हमने कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कराया, हमें मिला ABBDD। दैट्स इट। ठीक है, तो जो हम लोग वीट खाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो जिसको हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, तो जो आज हमें प्लांट मिला है बेटा दैट इज द हेक्साप्लॉइड। और विच टाइप ऑफ द हेक्साप्लॉइड, एलो, अरे ये ऑटो लिखा ना मैंने, गलत था, एलो लिखना चाहिए था। ठीक है, एलो हेक्साप्लॉइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एलो हेक्साप्लॉइड। मतलब आज जो हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम नाम का वीट खाते हैं वो बेटा एक एक्चुअली एलो हेक्साप्लॉइड है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के क्या बोल सकते हैं है ना सेट है जीनोम के, है ना। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस वन, है ना। कुछ नहीं, बहुत आसान है बच्चों। देखो हमने क्या किया, पहले तो एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश की, है ना। जो अभी देखो वाइल्ड जो प्लांट्स होते हैं ना गोड ग्रासेस, इनमें डिसीज रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक लेवल का होता है। और ये ओरिजिनल जो बहुत पुराना जो गेहूं का प्लांट है जो कि डिप्लॉयड था, उसको हमने इसके साथ क्रॉस करा दिया, है ना। ये क्रॉस क्यों कराया, क्योंकि हमें मिला कि अच्छा हाँ चलो अच्छी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मिलेगी, तो हमें एक डिप्लॉयड प्लांट मिल गया जो 2n = 14 वाला है। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉयड प्लांट हमें मिला है इसमें एक्चुअली ये है ना A और B वाला है, तो ये टिकेगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसका कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कराया, और कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कराने की वजह से ऐसा हमें बेटा सेल मिले जिनमें क्या है, इसके भी 2 सेट है, इसके भी 2 सेट है, तो हमें मिलेगा एलो टेट्रा है ना प्लॉइड। समझ रहे हो, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे कोल्चिसिन ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं, AB को हम लोग AABB में कन्वर्ट करा देते हैं, मतलब हमने डिप्लॉइड को टेट्राप्लॉइड में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, अगर मैं इसको और इसका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करा दूं, मतलब गैमिट नहीं बनने दूंगा और डायरेक्टली AA और BB को मिला देता हूं, तो बेटा डायरेक्टली मुझे है ना टेट्राप्लॉइड मिल जाएगा। बस मुझे 2 डिप्लॉइड सेल्स को एक दूसरे से फ्यूज कराना पड़ेगा, जिसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एक आने वाले चैप्टर में जहां टिश्यू कल्चर होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल वेरी नॉर्मल थिंग, बट हम लोग यहाँ पे रुके नहीं। हमने क्या किया, इसको और एक वाइल्ड वैरायटी आती है ग्रास गोट की, एजिलोप्स की अलग स्पीसीज, है ना, जिसमें 14 ही क्रोमोसोम है, उसको बेटा फिर से व्हीट प्लांट के साथ में ये जो हमारे पास में जो प्लांट है इसको क्रॉस करा दिया। इसके ये गमिट आएगा A और B, इसका गमिट आएगा D, तीनों मिल गए ABD। अभी हमें ट्रिप्लॉइड मिला, बट ट्रिप्लॉइड से बढ़िया है कि हम लोग फिर से कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे,
तो हमें मिलेगा बेटा AABBDD, दैट इज व्हाट द एलोहेक्साप्लॉइड। हम लोग डायरेक्टली भी एलोहेक्साप्लॉइड बना सकते हैं बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पॉइंट समझ में आया? यस। अगर मैं गैमिट करना चाहता हूं तो गैमिट से करके मुझे कल्चिसिन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, या तो मैं डायरेक्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से ये सब है ना कर लूंगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि मुझे वीट के बारे में एग्जामिनेशन में पता होना चाहिए एक सादी बात कि ये एलोहेक्साप्लॉइड है, दैट्स इट। समझ रहे हो? क्वेश्चन आता है वीट के बारे में। चलो एक और पॉइंट मैं इसको है ना यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि जब भी आपको ये नोट्स में शेयर करूँ तो आपको ये मिले। ठीक है, मैं एक और बात यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ये वर्ड बोलूं है ना ऑटो एलोहेक्साप्लॉइड, तो आपको समझ में आएगा क्या? कैन यू अंडरस्टैंड ऑटो एलोहेक्साप्लॉइड? कैन एनीवन ऑफ यू? यस, किसी को भी समझ में आएगा? बहुत सिंपल है, ऑटो एलोहेक्साप्लॉइड। जैसे देखो मैंने टोमेटो का प्लांट लिया, टोमेटो के प्लांट को मैंने टेट्राप्लॉइड करा दिया, ऑटो टेट्राप्लॉइड, तो उसका हो गया ए। ठीक है, सेम सेट रिपीट है। उसका क्रॉस मैंने पोटैटो के प्लांट के साथ कर दिया जिसका जिनोम है बी। अभी मुझे क्या प्लांट मिलेगा रे? ए। तो ये क्या हो गया है ना, यहाँ देख सकते हो ये है ऑटोप्लॉइड और इनके बीच में है देखो है ना, तो ये हो गया ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। समझ रहे हो? ऑटोप्लॉइड भी दिखाई दे रही है, एलोप्लॉइड भी दिखाई दे रही है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको मिटा देता हूँ है ना, इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन। ये वीट वाला पॉइंट मैं यहाँ पे है ना रख दूंगा वैसे के वैसे ही, ताकि आपको है ना ये चीज देखने को मिले या पढ़ने को मिले। दैट्स इट, पक्का है ना? सो अब आते हैं बच्चों है ना एक और पॉइंट की तरफ। ये था जिसको हम लोगों ने यूप्लॉइडी कहा। क्या कहा बेटा? यूप्लॉइडी। जब भी सिर्फ प्लॉइडी बदलती है तो सचमुच में यू मतलब ट्रू। यहाँ तो सही में बेटा यूप्लॉइडी हो रही है, क्योंकि प्लॉइडी चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि सही में प्लॉइडी बदली, एन से 2n हुआ, 2 3n हुआ, तो सही में एकदम प्रॉपर सेट चेंज हुआ। अनयूप्लॉइडी एक अलग ही कंसेप्ट है भाई। एनयूप्लॉइडी में क्या होता है, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करता हूँ। अभी ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, बट अगर आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा तो वहां पे आपको देखने को मिलता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब 47th क्रोमोसोम। तो यार वो हो जाएगा 2n+1 कंडीशन। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा नया प्लॉइडी ऐड नहीं आया, पूरा सेट ऐड नहीं हुआ, एक आधा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चले आया। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लॉइड्स, या तो दूसरा है हाइपोप्लॉइड्स। सिंपल। ठीक है, अभी हाइपरप्लॉइड्स में सपोज एक ही क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो उसको मैं बोलूंगा 2n+1। तो ये हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ट्राइजोमिक्स है ना, 21वां क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा चला आता है, तो 46 की बजाय उस इंसान में 47 क्रोमोसोम होते हैं। या क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है XXY। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला आया, सेपरेट ही नहीं हुआ, मतलब नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ, उसका मियोसिस के वक्त फेल हो गया, एनाफेज 1 में गड़बड़ी हो गई है ना। तो ये है ना, जब भी आपको आएगा कि ऐसा क्यों होगा, हाइपरप्लॉइड्स क्यों होंगे या हाइपोप्लॉइड्स क्यों होंगे, तो आंसर आपका बिल्कुल है ना खुला होना चाहिए। आंसर है सर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन मैंने उस दिन कराया था, आपका आंसर याद है? मैंने सेल डिवीजन में डिसजंक्शन बताया, एनाफेज 1 में ही डिसजंक्शन होता है। एनाफेज 1 जहां सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग जाते हैं, अगर वो गए ही नहीं तो। ठीक है, 21वें क्रोमोसोम में ये ज्यादा करके होता है। सर 21वां क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि बेटा वो बहुत छोटा क्रोमोसोम है, छूट जाता है कभी कभी, पहले क्रोमोसोम में नहीं होता, बहुत छोटा है। 21st क्रोमोसोम इज वेरी स्मॉल, 22nd ऑल्सो। सो ट्राइजोमिक्स, डबल ट्राइजोमिक्स भी होते हैं 2n+1+1। इसका मतलब है
कि यहाँ पे देखो 46 क्रोमोसोम आ गए, 21वां एक एक्स्ट्रा आ गया, 22वां एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको बोलते हैं 2n+1+1। ठीक है, तो मतलब ये हो जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे डबल ट्राइजोमिक्स। दूसरा होता है टेट्राजोमिक्स। टेट्राजोमिक्स का मतलब है 2n+2। 2n+2 का मतलब है 46 क्रोमोसोम के साथ में 21वां नंबर का क्रोमोसोम 2 बार आ गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग टेट्राजोमिक्स। सर डबल ट्राइसोमिक एक्सटेंशन है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। मेरे पास में है ना यहाँ पे ये सेल है, ये सेल है। अभी डिसजंक्शन होगा, डिसजंक्शन होगा तो सारे 23 इधर आ जाने चाहिए, 23 इधर आने चाहिए, खत्म बात, काम खत्म हो गई। बट ऐसा ना होते हुए अगर ऐसा हो जाए, मतलब ये सारे ऐसे रहेंगे ना, अटैच रहेंगे, हमको तो पता है ना, सारे 23 तो ये डिसजंक्शन है, प्रॉपर डिसजंक्शन। सारे 23 के 23 है ना, जो क्रोमोसोम्स है वो एक साइड, दूसरे 23 पेयर है ना जो है वो पेयर के दूसरे साइड चले जाएंगे, इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। अभी हुआ क्या, देखो नंबर 1 केस, ठीक है, इधर हमको देखने को मिल रहे 24 क्रोमोसोम आ गए, इधर 22 रह गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसीलिए हुआ कि ठीक है, कोई तो भी एक पेयर जो है वो है ना एक साइड चला गया, ये एक पेयर एक साइड चला गया, है ना, जो सेपरेट होना चाहिए था इस तरह से हुआ ही नहीं, चले गया उधर। तो बाकी तो प्रॉपर गए, ये भी प्रॉपर 22 क्रोमोसोम प्रॉपर गए, एक एक्स्ट्रा चला गया। तो यहाँ पे है ना, अब जो भी इसका गैमेट बनेगा तो ये बनेगा n+1, इसका गैमेट बनेगा n+1, इसका गैमेट बनेगा बेटा n-1। समझ रहे हो? ये जब गैमेट बनाएगा तो ये n-1 है, क्योंकि 23 में से एक कम हो गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, है ना, ये क्लियर है? सही है। अब देखो ये स्पर्म है मान लेते हैं, इसमें प्रॉपर बेटा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक सेल है, इस एक सेल में बेटा n+ कंडीशन है, n+1, ये दोनों अगर एक दूसरे से फ्यूज हो गए तो जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 2n+1, तो ये आ गया ट्राइजोमिक्स। करेक्ट है, ये क्या हो गया बेटा? ट्राइजोमिक्स। नाउ सी द सिचुएशन हियर। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे आ गए 25 क्रोमोसोम, यहाँ रह गए 21। अरे ये क्या हो गया भाई, है ना, उधर चले गए 25, इधर आ गया 21। इसका मतलब है कि ये वाला एक जो है एक साइड में चले गए हैं और एक कोई दूसरा भी क्रोमोसोम है वो भी चला गया है, मैटरनल पैटर्नल एक ही साइड में चले गए। ठीक है, तो ये बन गया बेटा 25+1 एंड सो दैट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इससे जो गैमिट बना, ये वाला जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, n+1+1। ठीक है, ये अलग ही प्रकार का आ गया, ये अलग प्रकार का आ गया, तो n+1+1 दैट्स इट। ठीक है, इधर जो है बेटा ये हमें मिलेगा n-1-1 दैट इज, ठीक है। अब ये मान लेते हैं है ना, एक नॉर्मल स्पर्म है आया जो हैप्लॉइड है, ये एक सेल में आया n+1+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ऑब्वियसली बच्चों 2n+1+1 जाइगोट। नाउ थिंक अबाउट द अनदर सीक्वेंस। और एक चीज देखो यहाँ पे, और एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये देखो आपको, सॉरी ये है एक सेल, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, इधर आ गया 24, इधर आ गया 22, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ चुका है इसके साथ में। ठीक है, इसका आगे चल करके बेटा जो गैमिट बनेगा, ठीक है, डिसजंक्शन तो नहीं हुआ बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसमें जो सेंट्रोमियर का सेपरेशन होना चाहिए वो भी ना होगा। सेंट्रोमियर का जो सेपरेशन होना चाहिए आफ्टर दिस वो भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम 2 बार आ गया n+2। ठीक है, मतलब पहले ही इसके पास में
है ना, 21st क्रोमोसोम की ये कॉपी है, ये भी कॉपी है। अभी क्या हो गया, ये भी आ गया, ये दोनों भी एक साथ आ जाते, तो अल्टीमेटली क्या होना होगा कि आपको 21st क्रोमोसोम की 4 कॉपीज एक ही साथ देखने को मिलेगी, n+2। आर यू क्लियर? सर समझ नहीं आ रहा। No, you don't have to know these things. You have to know only what is trisomics. And the answer is n+2. ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में मतलब जहां पे NF2 में भी प्रॉब्लम आएगा तो n+2 आएगा। आर यू श्योर? सिर्फ है ना, यहाँ पे देखो ये तभी आएगा जब आपको 2 अलग अलग क्रोमोसोम में NF1 में प्रॉब्लम आएगा, बट यहाँ पे NF2 में भी अगर प्रॉब्लम आता है तो दैट्स इट। ठीक है, तो बेटा n+2 कंडीशन आ जाती है। इज इट, आर यू गॉट, है ना, क्लियर? यस सर। है ना, तो देखो यहाँ पे मुद्दा क्या है ना, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन में भी बताया कि आपको क्या पूछते हैं, आपको रेशियो पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं। तो इफ यू नो दैट मच वेरी प्रॉम्प्टली, योर वर्क इज डन। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड, ओके, इट्स, यू आर वेलकम, बट द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे देखो ये दोनों एक साथ चले भी गए और इनका बाद में सेंट्रोमियर भी डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए जो गैमेट बनेगा वो n+2 वाला बनेगा, और जब n+2 वाला गैमेट बनेगा तो जो है वो कंडीशन लाएगा बेटा, टेट्राजोमिक कंडीशन लाएगा। बट क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे n-1 भी गैमेट बन गया? क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे n-1 गैमेट बन गया? ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो हम लोगों को यही बेटा चीज जो है आगे चल करके यहाँ काम आएगी। अभी देख लो यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो मैंने ये कहा कि जब 2n+1 आता है तो क्रोमोसोम हो जाएंगे 47, उसको हम ट्राइजोमिक्स कहते हैं। डबल ट्राइजोमिक्स में 2n+1+1 हो जाएगा तो है ना, क्रोमोसोम हो जाएंगे 48। टेट्राजोमिक में हो जाएगा 2n+2, तो इट बिकम्स, है ना, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्या कहेंगे रे, है ना, टेट्राजोमिक कंडीशन। है ना, पेंटाजोमिक भी आ सकता है 2n+3। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है, इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, बट राइट नाउ, है ना, हम लोग यहाँ पे बेटा अपने आप को लिमिट रखते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ठीक। अब इसके बाद में ये 3 यहाँ पे देते हैं, देखो ये है मोनोजोमिक्स, डबल मोनोजोमिक एंड नलीजोमिक। नलीजोमिक का मतलब है, देखो यार, मोनोजोमिक मतलब पूरे 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम माइनस हो गया तो इसके पास 45 क्रोमोसोम बचे। डबल मोनोजोमिक में मतलब 2n-1 मतलब 21वां भी क्रोमोसोम गायब है, 22वां भी क्रोमोसोम गायब है। ठीक है, तो इसके पास जो है बेटा 44 ही क्रोमोसोम बचेंगे, और यहाँ पे भी 44 है, 2n-2, पूरा 21वां क्रोमोसोम का पेयर ही गायब है। सो दैट इज व्हाट द 44। मान लो, है ना, एक ऐसी फीमेल जिसमें बेटा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम गायब है, 2n-2, दोनों एक्स क्रोमोसोम गायब है, 2n-2, समझ रहे हो? है ना, एक एक्स क्रोमोसोम गायब है, एक 5वें नंबर का क्रोमोसोम गायब है, 2n-1-1, बात समझ रहे हो तुम? है ना, अलग अलग क्रोमोसोम गायब है बट 2 गायब है, मतलब फिर भी यहाँ 44 ही आ रहा है टोटल, तो यह जाएगा डबल मोनोजोमिक। तो बच्चों नोटिस करो, आपको ट्राइजोमिक्स पता होना चाहिए, आपको मोनोजोमिक पता होना चाहिए, आपको नलीजोमिक पता होना चाहिए। ये 3 पॉइंट है जो आपको 100% पता होना चाहिए। ट्राइजोमिक्स मतलब 2n+1, मोनोजोमिक मतलब 2n-1, एंड नलीजोमिक मतलब 2n-2। ये आपको 100% सही ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग जो भी डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। यस बिल्कुल, बट बच्चों गैमीट बनाएगा, है ना, जाइगोट, जो गैमीट पार्टिसिपेट करेगा जाइगोट बनाने में उसी का रिजल्ट सामने आएगा ना। तो मतलब ठीक है, हाइपरप्लॉइड्स का तो रिजल्ट आएगा या तो हाइपोप्लॉइड्स का रिजल्ट आएगा, दोनों तो नहीं आ सकते। समझा क्या वरुण, क्या बोला मैंने? दोनों आ सकते हैं क्या? गैमीट्स बने ना, एक n-1 गैमीट बना, उसी वक्त एक n+1 बना, बट अगर n-1 ने पार्टिसिपेट किया तो एक हाइपोप्लॉइड पैदा होगा इंसान। अगर n+1 ने जाइगोट में पार्टिसिपेशन में, है ना, रोल प्ले किया तो हाइपरप्लॉइड इंसान पैदा होगा। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग।
तो गैमेट कैसे बनते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गैमेट पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जायगोट बनाने में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब बोलो तारिक। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारे लिए। देखो आपको 100% ट्राइजोमिक्स, मोनोजोमिक, नलीजोमिक, ये तीन बराबर पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो डिजीजेस दिए हुए हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं बच्चों, इसका पता है क्या क्वेश्चन आता है नीट वाले, क्या क्वेश्चन पूछते हैं? वो बोलते हैं ये जो हाइपरप्लॉइड्स, हाइपोप्लॉइड्स आपको मिल रहे हैं, इसका कारण बताओ। क्या आपको रीजन पता है? रीजन बड़ा सिंपल है, क्या बच्चों? कौन सा रीजन है? ना, नॉन डिसजंक्शन, इतना ही तो आपको बोलना है। क्या बोलना है? नॉन डिसजंक्शन, एनाफेज 1। यस, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, मैंने क्रोमोसोमल नंबर के बारे में बताया। यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी में फर्क है। यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट आ जाता है ना, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, पूरा सेट आता है, एक एक दो दो ऐसे नहीं आते। एन्यूप्लॉइडी में एक झूठ मूठ की है ना, पॉलीप्लॉइडी है वो, जिसमें एक आधा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक आधा कम हो जाता है, दो बढ़ जाते, दो कम हो जाते, ऐसा होता है। तो दैट इज व्हाट, एंटायर सेट का एडिशन डिलीशन नहीं हो रहा है। नाउ आते बेटा चेंजेस इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के पास में। ये बहुत आसान और है, इसमें तो कुछ नहीं। देखो हमें तो पता है यार कि एक कोई भी जो क्रोमोसोम है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ए जीन, बी जीन, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, पूरा एक, और ये सेंट्रोमियर आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रोमियर। अभी डिलीशन हुआ, आप नोटिस करो कि इन्होंने डी को डार्क करके रखा हुआ है। ये देखो, ये वाला डी की तरफ ध्यान रखो। डिलीशन हुआ अचानक से, जहां पे डी नाम का जीन प्रेजेंट है उतना क्रोमोसोम ही डिलीट हो गया। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी में से डी गायब है, डी इज गॉन। तो बेटा क्रोमोसोम का साइज जो है, स्ट्रक्चर जो है, चेंज हुआ, छोटा हो गया ना। ठीक है, तो आपको ये है ना, क्वेश्चन आएगा कि डिलीशन वाला एक आपको डिसीज बताना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि डिलीशन है ना, डिलीशन होता है एक आर्म में तो डिसीज होगा। ठीक है, तो कभी कभी डिलीशन जो है एंड पे हो जाएगा, मतलब ये जो सपोज एच वाला जीन है वही गायब हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा टर्मिनल डिलीशन। अगर ये देखो एकदम लास्ट वाला अगर डिलीट हो गया ना, इसको क्या बोलूंगा? या तो इधर का डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, इसको क्या बोलूंगा? अरे मैं टर्मिनल डिलीशन। अभी डी बीच में का गायब हो गया तो उसको क्या बोलता हूं मैं? इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो इससे जीन का लॉस होता है, ऑब्वियसली लॉस होगा जीन का, है ना। तो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। अगर दूसरा एक होता है, इसके अलावा इसका उल्टा भी कार्यक्रम हो सकता है, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। बेटा डुप्लीकेशन या एडिशन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बी और सी, ये जो सेगमेंट है नॉर्मल, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है इस साइड में, जैसे डुप्लीकेशन हुआ आप देख सकते हो बी एंड सी एंड बी एंड सी, बी और सी ने अपनी कॉपी बनाई और फिर से वहीं पे जाके चिपक गए बाजू में। तो बेटा ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम है उसका लेंथ बढ़ गया। ठीक है, क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ गई। द प्रेजेंस ऑफ वन ब्लॉक ऑफ अ जीन मोर देन वंस इन हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक ही जगह पे बेटा दो दो जीन प्रेजेंट है, बाद में यही जीन बेटा बेकार हो जाते हैं या नए जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से बेटा इवोल्यूशन होता है, नए नए वेरिएशन सबको देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा डुप्लीकेशन या एडिशन। एडिशन बोल सकते हो आप लोग, डुप्लीकेट हुआ वहीं ऐड हो गया। ठीक है, तीसरा है बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन जो थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा सेगमेंट लिया हम लोगों ने बी सी डी। ठीक है, अब ये बी सी डी जो सेगमेंट हमें दिखाई जा रहा है, ये कट जाएगा, गोल घूमेगा, फिर चिपक जाएगा। देख सकते हो, देखो डी सी बी पूरा 180 डिग्री में रोटेट होकर के फिर वहीं चिपक गया। इसको क्या बोलते हैं रे? इन्वर्जन। तो इसने क्या किया? क्रोमोसोम के लेंथ को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, बट जीन के सीक्वेंस को बदल के रख दिया। चेंज हुआ ना जीन का सीक्वेंस। पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच था, अभी ए डी सी बी ई एफ जी एच है। इंग्लिश की टीचर तो इसको रखेगी नहीं क्लास में, भगा देगी, है ना।
So in this, a section of a chromosome becomes changed after rotation through 180 degree. Now understand this. बेटा ये जो इन्वर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके दो टाइप आते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा नोटिस करो। मैं यहाँ पे नीचे ओके यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ जस्ट, है ना, इन्वर्शन का यहाँ नोट मैं लिख के रखता हूँ ताकि आपको काम आ जाए। देखो बच्चों, ये है क्रोमोसोम, ये उसका सेंट्रोमियर। सब लोग बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या यहाँ पे, है ना, ABCDEFGHI ये वाला क्रोमोसोम है। अभी इसमें इन्वर्जन हुआ, इतने पोर्शन का इन्वर्जन हुआ BCD का, और हमें क्रोमोसोम ऐसा मिला बच्चों। नोटिस करना मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये देखो, है ना, यहाँ पे आया A, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस को बदल देते हैं, ADCBEFG डबल हो गया लगता है, GHI, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे जो इन्वर्जन है, इस इन्वर्जन में सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है। जहां पे ये वाला टुकड़ा बेटा इन्वर्ट होकर के फिर से चिपक गया, BCD को DCB बनाया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। नाउ इसी में एक चेंज मैं करूंगा, नोटिस करो आप, जस्ट नोटिस द चेंज। हाँ, आप चेंज को नोटिस करना बेटा और मुझे बताना हुआ क्या है, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। नाउ सी द चेंज इज हियर, ABC यहां तक मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा GF, ठीक है, EDGHI। आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है पहला क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम में यहाँ पे चेंज क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना सेगमेंट पूरी तरह से बेटा 180 डिग्री में गोल घूम करके फिर से चिपक गया। समझ रहे हो, मतलब ऐसा पोर्शन जहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्लियर है बच्चों, पैरासेंट्रिक का मतलब क्या है, 180 डिग्री में टूट करके चिपक जाएगा, बट जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। बट अगर बेटा सेंट्रोमियर वाला पोर्शन में ऐसा होता है तो उसको मैं बोलता हूं पेरीसेंट्रिक। तो दो प्रकार के इन्वर्जन होते हैं, पैरासेंट्रिक एज वेल एज व्हाट, द पेरीसेंट्रिक। दोनों में ही सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। एवरीवन इज क्लियर? अरे क्लियर है क्या, बोलो ना। यस सर। बहुत बढ़िया, अभी ये हो गया, कार्यक्रम डन। अभी एक और आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है भाई, ये ट्रांसलोकेशन दो क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, ये अकेले क्रोमोसोम की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दोनों लोग चाहिए, एक कपल है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का, होमोलॉगस नहीं है, नॉन होमोलॉगस। मान लेते हैं ये 11वां 9th क्रोमोसोम है, ये 11th क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस है ABCDEFGH, ओके, यहाँ पे MNOPQR, डन, ये जीन है। अभी क्या हुआ, इसका ये वाला सेगमेंट तक उसने ब्लैक करके रखा और यहाँ पे ब्लैक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, MNO यहाँ पे आ चुका है बच्चों, और AB यहाँ पे आ चुका है। मतलब क्या हुआ, इन्होंने अपने जो सेगमेंट से एक्सचेंज कर लिए। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल इसीलिए क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। बात समझ रहे हो, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, इट इज नॉट क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज द सेगमेंट्स। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ये लेन देन चलता है ना, एक्सचेंज चलता है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उधर भी ABCD होता, इधर भी ABCD होता, और इन दोनों ने CD चढ़ी होती है ना, एक्सचेंज की, तो फिर उसको मैं क्रॉसिंग ओवर कहता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक 9th क्रोमोसोम, एक 11वां क्रोमोसोम, इन्होंने अपने बीच का सेगमेंट, और इससे बेटा
है ना, ये सब कैंसर वाले कार्यक्रम है, कैंसर के सेल में इनकी स्टडी होती है। इतना तेजी से डिवाइड होता है कैंसर का सेल कि ये सारी चीजें बेटा उसी में स्टडी की जाती है, और सारा उधर है ना गड़बड़ होता है, क्रोमोसोम का सारा गड़बड़ उधर ही होता है। कहाँ पे बेटा? कैंसर सेल्स में इनकी स्टडी होती है। मतलब इजीली अगर आप स्टडी करना चाहते हो क्रोमोसोम में, क्योंकि बहुत क्विक क्विक डिवाइड करता है, तो क्रोमोसोम को सेटल भी नहीं होने देता वो, तो वो टूटते हैं, एक्सचेंज होते हैं, न जाने क्या क्या होता है वहां। सो इट्स अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट इन विच अ ब्लॉक ऑफ जीन फ्रॉम वन क्रोमोसोम इज अ ट्रांसफर टू द अदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया है ना, सुना है क्या कभी फिलाडेल्फिया सिंड्रोम? है, फिलाडेल्फिया के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द फिलाडेल्फिया? तो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम इज व्हाट? दैट इज ओनली रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। देखो, एक होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में मान लेते हैं इस क्रोमोसोम ने अपना सेगमेंट दे दिया और इसको जाके ये चिपक गया, एक्सचेंज नहीं होता, जहां पे लोकेशन बदली, ए बी का सेगमेंट जाकर के एमएन के ऊपर जाके चिपक गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। एक क्रोमोसोम से उठाया, दूसरे क्रोमोसोम को दे दिए। ठीक है, रेसिप्रोकल में एक्सचेंज होता है, दोनों अपने अपने फ्रैगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द रेसिप्रोकल। और ये सारे क्रोमोसोमल एबरेशंस है, मतलब इन चेंजेस की वजह से डेफिनेटली बेटा इंपैक्ट होता है। तो आर यू क्लियर अबाउट दिस थिंग्स? ये सब क्लियर है रे सबको? अब Yes, बच्चों sir. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा, अभी क्रोमोसोमल एबरेशंस के बाद में आते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। जीन म्यूटेशन, द इंट्राजेनिक और पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। जैसे हमने सिकल सेल अनीमिया में पढ़ाया था, मैंने बताया था ना, उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, और उसके वजह से फिर सिक्स्थ जो अमीनो एसिड है उसका पोजीशन है ना, जो है वैलिन ग्लूटामिक एसिड वाला जो चेंज है, उसके बारे में हमने बताया था। तो जीन म्यूटेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, हाँ, गैग टू गग। तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और फ्रेमशिप, तो ये चीज मैंने उस समय भी आपको बताई थी बच्चों, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में इन विच, यहाँ पे क्या है मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। ये देखो, ये है ट्रांजिशन और ये है ट्रांसवर्शन, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ट्रांजिशन क्या, इन विच द प्यूरिन बेस इज रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन, मतलब सपोज ए की जगह जी लग जाता है ना, या तो जी की जगह ए लग जाता है। जैसे मेरे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, ए सी जी सी, ए जी जी सी, ऐसा सीक्वेंस है। आपने ये सीक्वेंस बदल दिया, इस सीक्वेंस में लगा दिया ए सी जी सी जी 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 सी, क्या हुआ रे? जहां ए था वहां लग गया जी। ए भी प्यूरिन है, जी भी प्यूरिन है, तो ये रहा बेस सब्स्टिट्यूशन, है ना। एक बेस था, उसकी जगह पे दूसरा ही बेस लग गया। So in which the purine base is replaced by another purine and pyrimidine base is replaced by the another pyrimidine. That means अगर यहाँ पे T है और T की जगह C लग जाए, या C है तो C की जगह T लग जाए, तो इसको इसको बेटा हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसवर्शन? ट्रांसवर्शन ऐसा है कि देखो, यहाँ पे प्यूरिन है A, तो A की जगह लग जाए बेटा या तो T या तो C, मतलब प्यूरिन की जगह लग गया बेटा क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन, है ना। जैसे यहाँ पे जी है तो जी की जगह लग गया बेटा टी या सी, जैसे यहाँ पे टी है तो टी की जगह लग गया ए या जी। ठीक है, अगर यहाँ सी है तो सी की जगह लग गया बेटा व्हाट वी कैन से ए एंड जी। ओके, मतलब प्यूरिन इज रिप्लेस बाय द pyrimidine और pyrimidine इज रिप्लेस बाय द प्यूरिन, ऐसा अगर होता है, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूं दैट टाइप ऑफ द ट्रांजिशन इज व्हाट? द ट्रांसवर्शन। तो मैंने ये आपको तब भी बताया था कि क्या बता सकते हो, सिकल सेल एनीमिया क्या बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होता है? द आंसर इज यस सर, है ना, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है ना।
और दूसरा बेटा वो कौन से प्रकार का बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्शन है, ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्शन है, कौन बताएगा। अरे एक ही जगह टी लगा, क्या लगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा जब प्यूरिन को pyrimidine रिप्लेस करेगा तो ट्रांसवर्शन होगा, और प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस करेगा तो ट्रांजिशन होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन, यही क्वेश्चन आपको आते हैं, नॉर्मल पॉइंट है। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है बच्चों। Yes. अरे आर यू ना। नेक्स्ट अभी आते बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये फ्रेम शिफ्ट का क्या मतलब है, देखो मेरे पास एक सीक्वेंस है ए टी सी जी ए सी सी ए सी 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 जी, ये सीक्वेंस है। जब भी मैं इसका प्रोटीन बनाता हूँ इसको कैसे पढ़ता हूँ मैं, पहले पढ़ता हूँ ये ट्रिपलेट, फिर ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट। उनकी जो लैंग्वेज है, डीएनए की लैंग्वेज, आरएनए की लैंग्वेज, प्रोटीन्स बनाने वाली जो कोडिंग सीक्वेंस है वो हमेशा ट्रिपलेट होता है, एटीसी जीएससी सीएससी सीसीजी। नाउ अंडरस्टैंड, मान लेते हैं बच्चों इसमें से ये वाला जो सी है ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो सीक्वेंस कैसा होगा बच्चों, सीक्वेंस होगा ए टी सी जी ए सी सी जी फर्दर ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, फ्रेम शिफ्ट चेंज हो गया, मतलब फ्रेम जो शिफ्ट हो गया, एटीसी तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जी ए सी है, बट ये वाला सी आ गया ए सी सी। अभी देखो आपको दिखा दे रहे यहाँ सी ए सी आना चाहिए था आफ्टर जी ए सी, बट ए सी सी आया, और आगे बेटा सी जी ए समथिंग विल बी कम। तो यहाँ पे वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जो पहले फ्रेम आ रहा था, रीडिंग फ्रेम आ रहा था, वो अभी नहीं आ रहा है, इट इज चेंज नाउ। यस बच्चों, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। ये डिलीशन से हुआ। इंसर्शन करोगे मतलब मान लेते हैं इस पोजीशन के ऊपर बेटा, इस पोजीशन में यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा एक ए डाल देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कैसा सीक्वेंस होगा ये, द सीक्वेंस इज ए टी सी जी ए सी, ठीक है, बीच में आ गया ए, एंड देन जो बाकी सीक्वेंस था वो वैसा ही रहा, सी ए सी 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 जी। बट देखो है ना, इसका शिफ्ट हो गया ना, फ्रेम शिफ्ट हो गया। देखो ए टी सी जी ए सी ए सी सी सी, अरे अलग ही हो गया, पहले जो अलग ही पढ़ रहे थे अभी अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं, मतलब जब भी डिलीशन होता है या एडिशन इंसर्शन होता है ऑफ वन पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है, मतलब एक सिंगल बेस का, तो फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं दो बेस पेयर ऐड कर दूं तो बेटा, दो बेसेस ऐड करूं तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा, द आंसर इज यस। मैंने एक ए ऐड किया तो भी फ्रेम शिफ्ट हुआ, मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ। दो ऐड करूंगा तो फ्रेम है ना चेंज होगा। बट अगर मैं तीन ऐड कर दूं तो बेटा, यस, अगर मैं तीन ऐड करूंगा तो है ना, तीन अगर ऐड करूंगा तो फिर बेटा फ्रेम शिफ्ट होना मुश्किल होता है। बट फिर भी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रेम शिफ्ट जो भी आते हैं वो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के आते हैं, मतलब एक बेस पेयर ऐड हो गया, या एक बेस पेयर डिलीट हो गया, या एक बेस पेयर रिप्लेस हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो तीन ही है बच्चों, डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन। इस प्रकार के म्यूटेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है डिलीशन और ये है इंसर्शन, ठीक है। याद रखना आप नोट्स में, डी का मतलब डिलीशन है, ये वाला पॉइंट है, और इंसर्शन मतलब बेटा ये लो यहाँ पे आते हैं, ये है इंसर्शन का एग्जांपल, ठीक है। पक्का, कोई प्रॉब्लम है, यस क्लियर है बच्चों। ओके, नाउ देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या तो फर्क पड़ेगा है, होने तो जो होना है ना। तो यहाँ देखो, all these mutations cause various genetic disorders। तो यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है ना। सबसे पहला नंबर है बेटा सिकल सेल एनीमिया का। ये कैसा है, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसका जो जीन प्रेजेंट है वो है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, है ना। सिम्टम्स क्या है, एग्रीगेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, मोर रैपिड डिस्ट्रक्शन एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है सारा आपके नोट्स में है। दूसरा आता है बेटा फेनिल कीटोन यूरिया।
ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये रिलेटेड है बेटा जीन ऑन द क्रोमोसोम 12, 12वें क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उससे रिलेटेड। इससे होता क्या है, इसमें फेल्योर ऑफ द ब्रेन टू डेवलप इन, है ना, इन इन्फेंसी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, है ना। ये पूरी तरह से बेटा, है ना, बहुत सारी चीजों को समझ पाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इनमें एक्चुअली होता क्या है, इनमें होता है डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है, ठीक है, इसकी बेटा कमी हो जाती है। फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो कि फेनिल एलानिन को, ठीक है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। इवन फेनिल कीटोन्यूरिया जो डिसीज जिन बच्चों में होता है उनमें व्हाइट पिगमेंटेशन, मतलब बॉडी के ऊपर व्हाइट पैचेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फेनिल एलानिन है इसका मेलानिन सिंथेसिस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। सो दिस इज द फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। आपको क्वेश्चन आएंगे ये कौन सा डिसीज है, आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव। क्वेश्चन आएगा कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, आंसर फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तीसरा है बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाया जाता है, ठीक है। और ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, सिकल सेल, फेनिलकीटोनुरिया, क्रोमोसोमल एबरेशन वाले नहीं है। एक्सेसिव थिक म्यूकस, क्लॉगिंग इन द लंग्स, लिवर एंड पैनक्रियास, है ना, एनिमल्स, लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसमें होता है फेल्योर ऑफ द क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्लोराइड का जो भी है ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब आपने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा। हैव यू क्लोराइड शिफ्ट? Yes. ये ना, तो क्लोराइड शिफ्ट के बारे में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस तरह से एफिनिटी फॉर द CO2 आरबीसीज की और ऑक्सीजन, है ना, और किस तरह से वो ब्लड को कैरी करते हैं, है ना। आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ भी दिया गया है ना। हेल्डन इफेक्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये सर ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें बिल्कुल डेफिनेटली बेटा ये क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आता है हंटिंगटन डिसऑर्डर। ये एक्चुअली एक है डोमिनेंट ऑटोसोमल, है ना, डोमिनेंट इसका, है ना, जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम 4 के ऊपर। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज इन मिडल एज एंड लॉस ऑफ द मोटर कंट्रोल, पूरी तरह से फिर बेटा वो थर थर कांपने लगते हैं, पैरालिटिक्स जैसा उनका कार्यक्रम हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इनहिबिटर ऑफ ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म, मतलब जो न्यूरॉन्स के जो फंक्शन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उनको बेटा ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स ये बनाना शुरू करता है। तो आपको इसके बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो होगा बड़ा ही सिंपल, कि आपको एक एग्जांपल बताना है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, आंसर इज हंटिंगटन्स डिसीज, ठीक है ना। हीमोफीलिया के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सारे नोट्स आपके पास में बच्चों, है ना। किस तरह से जेनेटिक डिफेक्ट है ये आपको मैंने बताया है। बट अब आते हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी मतलब इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21, मतलब इट इज अ 2n+1 कंडीशन। क्या है बेटा, ये 2n+1 कंडीशन है। इनमें सिम्टम्स होते हैं मोंगोलियन आई फोल्ड, ठीक है, एपिकैंथस जिसको बोलते हैं, तो आंखें बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं, ठीक है। ओपन माउथ, मुंह इनका हमेशा ओपन रहता है। प्रोट्रूडेड टंग, और बेटा उसमें से टंग, जाड़ी सी टंग जो है बाहर आती रहती है। प्रोजेक्टेड लोअर लिप, नीचे वाला लिप बहुत बड़ा होता है और सामने आता है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर, फिंगर के ऊपर, मतलब देखो हमारे फिंगर ऐसे होते हैं, उनके फिंगर ऐसे होते हैं, ठीक है। फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, है ना, ये जो होता है पाम क्रीज जो है ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आप लोग इनके हाथ देखोगे तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो बहुत सारे हैं, ये भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, सब कुछ, है ना। इनका हेड भी ऐसे राउंड हेड होता है, लॉट ऑफ, तो दे अपीयर मोंगोलियन, इसीलिए इसको मोंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं।
ठीक है। इसमें देखो डेवलप आईक्यू इनका बहुत कम होता है ना, बिल्कुल मेंटल रिटार्डेड ये होते हैं, बहुत कम है ना, वो पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं, कर भी नहीं पाते बेचारे। तो ये है एक डिसऑर्डर। आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई ये है क्या, आपको बोलना है इट इज अ ट्राइजोमी ऑफ 21, ट्राइजोमी 21 है, ठीक है। यस, है ना। इसको सीमियन क्रीज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सीमियन क्रीज। इट्स अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक है ना थिंग। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। हाँ बोलो बच्चा। 21 का था वो, हाँ, ट्राइजोमी प्लस 21। ट्राइजोमी 21 मतलब ये जो एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आया है ना 2n+1, वो 21वां क्रोमोसोम है जो एक्स्ट्रा आता है। हम सबके बॉडी में 2 ही है ना 21 क्रोमोसोम, इनके बॉडी में 3 21 क्रोमोसोम होते हैं, समझ अच्छा, रहे हो। हाँ, 2n+1 कंडीशन बच्चों, है ना। 47 क्रोमोसोम इसमें होंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम? 47 क्रोमोसोम। 2n+1 ट्राइजोमी का मतलब ये बेटा कि पहले तो 46 है प्लस उसमें एक और ऐड हो गया, ठीक है। और वो कौन सा क्रोमोसोम है जो ऐड हो जाता है? वो है 21st क्रोमोसोम, ठीक है। ओके नेक्स्ट। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। अभी टर्नर सिंड्रोम देखो, ये एक्चुअली एक सेक्स क्रोमोसोम का मोनोसोमी है, ठीक है। इनमें होता है सिर्फ 45 क्रोमोसोम, तो इट इज एक्चुअली 2n-1 कंडीशन बिकॉज इट इज अ मोनोसोमी, ठीक है। अब ये जो फीमेल्स होती है इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर द स्टेराइल फीमेल्स। शॉर्ट स्टेचर फीमेल्स, लेस देन 5 फीट हाइट, वेबेड नेक, बॉडी हेयर absent, इनके बॉडी के ऊपर कहीं हेयर नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज absent, स्पार्स प्यूबिक हेयर। मतलब देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनके बहुत मिनिमम डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, नैरो लिप्स, पफी फिंगर्स, एंड दे आर वेरी वीक एंड वेरी स्लिम, ठीक है। और बहुत बार तो इनका होता है कि इनकी जो है बहुत जल्दी डेथ हो जाती है बिफोर द मैच्योरिटी। सो दे आर स्टेराइल फीमेल्स, है ना। उनमें सुनने की दिक्कत होती है, सब दिक्कत होती है, इवन उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल बोन से चिपक जाती है अगर बहुत ज्यादा सीवियर इनके मतलब कमजोरी वीकनेसेस आ जाएगी तो। सो दे डोंट सर्वाइव दैट मच, वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करते, है ना। इनको बोलते हैं हम लोग स्टेराइल फीमेल, ठीक है। देन आता है सर बेटा, हाँ बोलो। सर ये जब बार बॉडी बनता है तभी भी यही होता है ना, जब एक एक्स क्रोमोसोम ही फंक्शनल रहता है तो फिर वो भी ना ना, बार बॉडी का बेटा जब बनती है ना बार बॉडी, मैंने उस दिन बताया था आपको कि इसको फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। फैकल्टेटिव इसीलिए क्योंकि जब जरूरत होती है ना उसे एस क्रोमोसोम की तो वो एक्टिव हो जाता है, आपको ये बताया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। तो बेटा पहले 6 महीने जब बच्चा बच्ची डेवलप होती है ना, जब वो फीमेल बनती है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स दोनों ही एक क्रोमोसोम काम करते हैं, क्लियर है। है ना। अब पहले से ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे? वो जब डेवलप होती है ना फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, तभी बेटा वो होता यस। है ना। हाँ, ठीक है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। उसके बाद में वो बार बॉडी का हो जाता है, वो डोजेस कॉम्पनसेट कर लेते हैं, अरे ये डबल डोज है ना, अभी जरूरत नहीं होती। सो दैट्स इट। अब ये है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्या है भाई? इसमें होता है सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। ये भी सेक्स क्रोमोसोमल है, बट यहां याद रखना ये ट्राइजोमी ही है। बट देखो डाउन सिंड्रोम इज एन ऑटोजोमल ट्राइजोमी, याद रखो। ऑटोजोमल मतलब 21वें क्रोमोसोम की ट्राइजोमी है, 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, नॉन डिवीजन। ये जो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इज एन सेक्स क्रोमोसोमल है ना एन्यूप्लॉइडी, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइजोमी। तो इनमें आपको देखने को मिलेगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई और 44 प्लस एक्स 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 वाई। यस यस, इनको आपने देखा है, जरूर देखा है। इनको हम यूनिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको? यूनिकॉइड्स कहते हैं। ये आपको है ना
रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, है ना, ट्रेन में मिलेंगे, चौक में मिलेंगे, पैसे लेंगे, आशीर्वाद देंगे. You will see all the Klinefelter syndrome and they survive. ठीक है, they have a particular dignity that you have to understand. ठीक है, so Klinefelter syndrome, they survive, these are actually males, ठीक है, and tall with the long legs. और आप देखो ये इनकी जो हेल्थ होती है वो थोड़ी, है ना, अच्छी होती है, सही है ना. एंड बट यहाँ पे हमें देखना है कि they have a very small testis, underdeveloped testis, again the sparse body hair. Now see, bar body definitely बेटा इनके अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि है ना ज्यादा एक्स क्रोमोसोम है तो डोसिस कॉम्पनसेशन होगा. ठीक है, इनमें आपको ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ने क्या वर्ड बोला था रे उस दिन, मैंने बताया था गायनेकोमास्टिया, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स इन द मेल. करेक्ट है, ठीक है, क्या होता है गायनेकोमास्टिया. क्लियर है. ठीक है, यहाँ पे इनमें होता है अजूस्पर्मिया. अजूस्पर्मिया मतलब इनमें सीमेन बनता है, दे प्रोड्यूस द सीमेन बट द सीमेन नेवर हैव द स्पर्म, दैट्स कॉल्ड एज द अजूस्पर्मिया. ठीक है, क्लियर है. इवन नॉर्मल मेल्स में भी ऐसा हो जाता है, अगर जो एपिडाइडामिस वगैरह जो है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाए, कुछ भी हो जाए तो ये हो सकता है. ठीक है, इवन अजूस्पर्मिया कंडीशन आफ्टर वैसेक्टोमी वगैरह जो है हम लोग कराते हैं. ठीक है, तो उसमें भी बेटा अजूस्पर्मिया कंडीशन आ जाती है, तो ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, और वो स्टराइल है, डेफिनेटली स्टराइल इसीलिए बिकॉज है ना स्पर्म बनते ही नहीं है. ठीक है, एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. ठीक है, एक आता है जिसको मैं कहता हूं, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पेटाउ सिंड्रोम. ठीक है, इसमें आता है बेटा इट इज अ ट्राइजोमी, मतलब इसमें होगा ट्राइजोमी ऑफ, है ना, क्रोमोसोम 13. जैसे डाउन सिंड्रोम है, मतलब इसके बारे में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये नंबर पूछा जाएगा. जैसे डाउन सिंड्रोम में 21वां नंबर आ जाएगा, 2n+1 कंडीशन इसमें भी है. क्लियर है, क्लियर है क्या? यस सर. ओके, बस ये होता है कि जो पेटाउ सिंड्रोम वाले जो है वैसे ही, मतलब जैसे आपको मोंगोलियन कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, पक्का. ठीक है, दूसरा एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एडवर्ड्स सिंड्रोम. अभी एडवर्ड्स सिंड्रोम जो होता है ये भी बच्चों ट्राइजोमी है यार, ट्राइजोमी ऑफ 18, 18वें नंबर के क्रोमोसोम का है. ठीक है, मतलब ये भी वैसा ही है. यस, ठीक है, ये बहुत ही कमजोर होते हैं, मतलब है ना, इनकी बॉडी डेवलपमेंट बहुत ही, मतलब ये थोड़े से हेल्दी दिखाई देते हैं आपको, पेटा और वो वाले. ठीक है, गुस्से आ गए, इनसे दूर रहने का, जब भी ये चिढ़ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें. ठीक है, और ज्यादा देखो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते. ठीक है, ठीक है, ये खास करके जो एडवर्ड सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी बेटा उनकी डेथ हो जाती है. ये लोग सरवाइव करते हैं, है ना, ये
बिफोर मैच्योरिटी तक ये बहुत जल्दी इनके एडवर्ड सिंड्रोम वाले की डेथ हो जाती है, बचते नहीं बेटा। सो ये लाइफ थ्रेटनिंग है ये ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब देयर इज व्हाट वी कैन से नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंग्स। बट हमारे लिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो है ऑटोजोमल के ट्राइसोमी 3 है। हाँ, ऑटोजोमल की ट्राइसोमी कौन कौन है रे? डाउन सिंड्रोम, उसके बाद में पेटाउ सिंड्रोम और एडवर्स सिंड्रोम। एटोजोमल ट्राइसोमी है ना, एक है ट्राइसोमी ऑफ 21, एक है ट्राइसोमी ऑफ 13, एक है ट्राइसोमी ऑफ 18। सेक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी कौन है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ देखो आपको ये है मोनोजोमिक। कौन है मोनोजोमिक बेटा? टर्नर सिंड्रोम में मोनोजोमी आपको देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? यस बेटा, यस यस है ना। मतलब ये सब अभी है आपको, ये तो मैं सेंड करने वाला हूँ। तो जैसे ही मतलब इसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ते रहने का, है ना। सर वाई क्रोमोसोम भी होता है क्या? क्या बेटा? वाई क्रोमोसोम का भी होता है क्या? सबका होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम का कुछ हो क्यों नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है देखो, जैसे ये है, ये दिख रहा है तेरे को, टर्नर सिंड्रोम। गेस तो क्या ये मेल नहीं हो सकता था बच्चों? अरे ये मेल हो सकता था कि नहीं बताओ? 40 प्लस एक्स नॉट है, 44 प्लस एक्स नॉट बच्चों, गया ना उसका वाई क्रोमोसोम डिलीट हो गया कि नहीं? यस तो वाई क्रोमो देखो, एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम से कोई कंप्लीट फीमेल बन नहीं सकती। ठीक है, एक्चुअली अगर ये एक्स वाई होता तो मेल नहीं बनता क्या? 44 प्लस एक्स वाई, है ना। ये जो टर्नर सिंड्रोम, जो स्टेराइल फीमेल इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल मेल भी तो हो सकता था। 44 प्लस एक्स वाई, सो मेल। यस और नो? है ना। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, यू नो, वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट होने के लिए, है ना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्मोन्स बनने चाहिए। इसीलिए डोसेज कॉम्पनसेशन है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि हर सेल में बॉडी के बार बॉडी नहीं दिखती। एवरी सेल में बार बॉडी दिखती है क्या? क्या? कुछ ही तो सेल बताए, एपिथेलियल सेल बेटा चिक के अंदर से निकालो, न्यूट्रोफिल्स में वहां आपको दिखाई देते, बट हर सेल में आप गोनेड में भी बार बॉडीज ढूंढोगे तो यार वहां तो यार, है ना, वहां तो हार्मोन्स बन रहे हैं। करेक्ट है। वहां तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है। सो बी केयरफुल। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये होता है क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट, इसको ही बोलते हैं कैट्स क्राई। कैट्स क्राई, इस बीमारी को बोलते हैं कैट्स क्राई। मतलब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जैसे ही पैदा हो जाता है तो वो रोता है ना, तो वैसे ही पता चल जाता है कि इसको क्राई डू चैट है क्या। क्योंकि ये जो बच्चे हैं जैसे ही रोते हैं, है ना, तो उनका आवाज बिल्ली जैसा आता है, कैट जैसा। इसलिए है ना, इसको बोलते हैं कैट्स क्राई डिजीज। समझ लो। ठीक है, इसको हम लोग 5p, है ना, माइनस ऐसा भी बोलते हैं, 5p माइनस, है ना। इसका क्या मतलब है भाई? है ना, यहाँ पे क्या होता है, इट इज क्रोमोसोमल कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन अ पीस ऑफ क्रोमोसोम 5 इज मिसिंग। ठीक है, ये 5वां क्रोमोसोम है, 5th क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा पीस का डिलीशन होता है। So deletion of at the one arm of the 5th chromosome causes this disease. This called as what? The cry do chat. High pitch cry आपको बच्चे का सुनने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, ये बच्चे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, बट इनमें जो है लंग्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लंग्स को बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ये बहुत, जब भी इनकी डेथ होती है ना, तो निमोनिया से होती है। ठीक है,
या हार्ट जो है इनका बहुत कमजोर होता है, मतलब चेस्ट जो है, मतलब हार्ट की कमजोरी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो भी ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट का जो भी कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इसेंशियल जीन है बेटा हमारे, जो कि रेस्पिरेटरी जो कंट्रोल है उससे रिलेटेड। सो दैट इसके वजह से क्या होता है, इसे ऐसे तो पढ़ते हैं हम लोग कि यार कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यार ये आर्म मिसिंग है और ये डिसीज हो रहा है, मतलब इसका वहां पे जीन होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये रहे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम अबाउट the what we can say the chromosomal aberrations and all। तो ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगा नोट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और वैसे भी आपके पास में आपके नोट्स है, हार्ड सॉफ्ट कॉपीज भी शायद मैंने भेजी आपको, है ना, उसमें भी बहुत सारी डिटेल चीजें दी गई है, बट इसको आपको पढ़ना है। मैंने ये बताया है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दे कैन आस्क, है ना, जैसे फेनिल कीटोन यूरिया है ना, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें ये, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द डिसीजेस, है ना, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर से उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। एक और डिसीज है उसके बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप ही बता दो कि वो क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केप्टोन यूरिया। ये तो है फेनिल कीटोन यूरिया, है ना, ये कौन सा डिसीज है बच्चों, ये कौन सा डिसीज है, ये देखो, ये है बच्चों फेनिल कीटोन यूरिया। एक डिसीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केप्टोन यूरिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें एक एंजाइम है उसकी कमी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। आई विल राइट डाउन, यस, ये मैंने लिख के दिया है ना आपको, है ना, नाम क्या है भाई उसका, है ना, गरुड़, गरुड़, गरुड़ बना दिया तूने उसको, है? ज्यादा करके क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा एंजाइम अफेक्टेड होता है, एक डेफिशिएंसी है, उसका नाम है होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं HGD जीन, HGD, डी, डी, HGD जीन। ठीक है, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल, ये एक पॉइंट लिख देते हैं, क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 16 प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम 16। ठीक है, आपको कभी पूछा जाता है ब्लैक यूरिन डिसीज या डार्क यूरिन डिसीज, है ना, तो यही है, एल्केप्टोन यूरिया को ही हम लोग डार्क यूरिन डिसीज कहते हैं। ठीक है, डन। डार्क यूरिन डिसीज लिख लेता हूँ यहाँ पे, डार्क यूरिन डिसीज। सो बच्चों ये हो गया सारा नाटक यहाँ पे खत्म, अबाउट दी टू कंसेप्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, पहले आप सब कुछ करो, बस आपको दो चीजों का आंसर आपको ढूंढना है एनसीईआरटी से। वन, पहला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी Y एंड M क्रोमोसोम, W एंड M क्रोमोसोम, ठीक है, ऑन दी ड्रोसोफिला, जो कि मेंडल के दो क्रॉसेस में आपको दिखाई देता है। द डिस्टेंस बिटवीन दी Y एंड M क्रोमोसोम एंड W एंड M क्रोमोसोम, कैन यू टेल मी, और W एंड Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो दो क्रॉसेस दिए हैं एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड जीन के इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मॉर्गन, बस आपको डिस्टेंस बताना है
क्योंकि उन्होंने परसेंटेज दिया है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ यू टेल मी द आंसर, है ना, इट विल बी बेटर थिंग। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो भी इसके हैं जेनेटिक्स के हैं वो है। आज मैं आपको ये नोट्स भी भेजता हूँ और आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो मेरे पास है वो वाली क्वेश्चंस, ठीक है। यस 37.2% ठीक है, बट किसके बीच का डिस्टेंस है? इज इट बिटवीन W एंड M और W एंड Y? W एंड M। So that is what the point है ना। यही बस दो चीजें हैं उसमें से नोट करनी है बस आपको। जब वो पूरा पढ़ोगे ना अभी वो समझोगे तो ठीक है, बट क्वेश्चन यही आएगा। दोनों ही इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जांपल है, दोनों ही, बोथ ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनकम्प्लीट लिंकेज एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चेक इट, है ना। दैट्स इट, आपने आपका टारगेट अचीव कर लिया इसका मतलब। एनीवे, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। सर तो आप नेक्स्ट लेक्चर में समझाओगे ना वो जो डायग्राम वाला बता रहे थे आप? हाँ, क्वेश्चन लेंगे ना उससे पहले, मैंने कहा ना बस वो पहले देखो तो, है ना, बिल्कुल। चलो बाय बाय, एंजॉय। बाय सर, थैंक यू।